नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि पावर फैक्टर मीटर क्या होता है। क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो सिलेबस चल रहा है, क्योंकि अपने जो ऑल इंडिया इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की प्लेलिस्ट जो चला रखी है, जिसमें आज देख रहे हैं 260 नंबर के वीडियो। मेरे कहने का मतलब आज लगभग 280 बल्कि 290 के लगभग वीडियो होंगे इस प्लेलिस्ट में, जो कि पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एक पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं और नियमित पैटर्न के आधार पर बारीकी से कॉन्सेप्चुअल थ्योरी का वीडियो बना रखा है। आप एक बार भी यदि देख लेते हो, एक बार भी यदि रिवीजन करके इसमें नोट्स बना लेते हो, तो शायद ही कोई एग्जाम होगी जिसमें आप सक्सेस नहीं हो। ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो सिलेबस है, इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि नियमित पैटर्न के आधार पर पूरा का पूरा सिलेबस बारीकी से अध्ययन करवाया गया है। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर 260 नंबर की वीडियो में आज देखेंगे पावर फैक्टर मीटर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब पावर फैक्टर मीटर कितने प्रकार के होंगे, प्रकारों के आधार पर सिद्धांत क्या होगा, उपयोग कहाँ किया जाएगा, क्यों किया जाता है, पावर फैक्टर मीटर की आवश्यकता क्यों होती है, सबके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको दिखाता हूँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक में जो सिलेबस चल रहा है उसमें पावर फैक्टर मीटर की बात करता हूँ। पावर फैक्टर मीटर। अब पावर फैक्टर मीटर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर होता क्या है और इसकी ये क्यों होता है। सबसे पहले देखेंगे तो पावर फैक्टर मीटर क्या होता है। आप लोग जानते हो कि करंट वोल्टेज के बीच बने कोण की वजह को पावर फैक्टर होता है। करंट और वोल्टेज के बीच जो कोण बनता है उसको पावर फैक्टर कहते हैं, या फिर वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं, या फिर रजिस्टेंस और इंपीडेंस के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं, या आप लोग अच्छे तरह जानते हो। तो ये कह सकते हैं कि पावर फैक्टर कहाँ होता है, एसी में या डीसी में। एसी में होता है कौन से लोड में, वो लोड के ऊपर डिपेंड होता है। सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखो पावर फैक्टर की मैंने परिभाषा बताई आप लोगों को। उससे पहले बताओ कि पावर फैक्टर मीटर क्या नापेगा। ये पावर फैक्टर नापने के लिए प्रयोग करते हैं। पावर फैक्टर मापता ही है। ये क्या करता है, पावर फैक्टर मापता है। इसको कोस फाई कहते हैं। पावर फैक्टर मापता ही है। एक तो बात क्या आती है। अब ये कहाँ होता है, ये सिर्फ ऐसे मान लो कि पावर फैक्टर मीटर एसी में ही प्रयोग होता है, एसी में प्रयोग होता है। अब डीसी में क्यों नहीं, आप लोग जानते हो डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है। पावर फैक्टर कहाँ होता है, एसी में होता है। लिख लो क्योंकि एसी में पावर फैक्टर होता है, डीसी में नहीं। डीसी में पावर फैक्टर क्योंकि जहां पे रिएक्टिव पावर होगी वहां पावर फैक्टर होगा, और डीसी में रिएक्टिव पावर नहीं होती है। रिएक्टिव पावर कहाँ होती है, या तो जहां मैग्नेटिक रूप में अपने को पावर मिलती है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में पावर मिलती है, वहाँ रिएक्टिव पावर होती है। रजिस्टिविटी के रूप में जो पावर मिलती है वहाँ पावर फैक्टर एक होता है। लेकिन दोनों रूप में, जहाँ कैपेसिटर प्रयोग करेंगे वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में पावर मिलेगी, और जहाँ कॉइल प्रयोग करेंगे वहाँ चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक के रूप में पावर मिलेगी। वहाँ दोनों की दोनों जगह पावर फैक्टर होगा। समझ गए आपको बात को। तो क्या कह सकते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर आप लोग इतना जानते हो कि अपने सिंगल फेज की बात करें, देखो मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ आप लोगों को। सिंगल फेज में क्या होता है, P बराबर VI कोस फाई होता है। बिल्कुल जानते हो आप लोग, ठीक है। अब आप ये भी जानते हो कि थ्री फेज में P बराबर क्या होता है। पावर की बात करें, मैं पावर मतलब कि ये शक्ति की बात कर रहा हूँ, गणना कर रहा हूँ शक्ति की। तो यहाँ पे देखोगे आप, एक तो होता है 3 VP और IP और कोस फाई, यहाँ भी होता है। और थ्री फेज की बात करें तो ये भी होता है। देखो ये बैलेंस लोड के लिए होता है, और अनबैलेंस में होता है √3 VL IL और कोस फाई। तीनों ही पावर फैक्टर के फॉर्मूले हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पावर फैक्टर, तीनों ही क्या है, पावर के फॉर्मूले। तीनों ही पावर के फॉर्मूले हैं। तो इसमें पावर फैक्टर दिया गया है एसी में, तो यहाँ पावर फैक्टर निकाल सकते हो आप। कोस फाई मतलब P पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, P/VI। गौर से सुना मेरी बात, आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। P बराबर VI ये हो गया। और यदि यहाँ की बात की जाए, देखो यहाँ यदि मैं बात करूँ तो कोस फाई निकाल लो, P कोस फाई बराबर 3 फेज की पावर, क्योंकि ये आपको ये निकालना है। तो ये 3 इसके नीचे ये किसकी है, 3 फेज की पावर है, अपॉन 3 VP और IP। इससे भी आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो। ये क्यों बताया मैंने, आपको बताऊंगा कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। समझ गए आपको। अब आप लोग देखोगे ये आपकी होगी पावर, ठीक है। और ये हो गया, ये कौन सी पावर है, P, ये वास्तविक शक्ति है और ये आभासी शक्ति है, ठीक है ना। ये वास्तविक शक्ति है। इस पावर का मतलब आप लोग जानते हो, इस पावर का मतलब ये होता है VI कोस फाई।
देख चुके आप, इस पावर का मतलब ये होता है। और ये हो गया वी आई, वी आई से वी आई कैंसिल, कोस फाई बच गया। कोस फाई क्या है? कोस फाई ही करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है। ये मैं ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, मैं तो आपको थोड़ा सा मेमोरी ताज़ा करवा देता हूँ कि आप पावर फैक्टर के मीटर का अध्ययन कर रहे हो, आपको ध्यान होना चाहिए। समझ गए आपको बात को? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको क्या चाहिएगा, एक तो वाट मीटर चाहिए पावर मापने के लिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए पावर मापने इसमें इस कोस फाई को ज्ञात करने के लिए, और एक आपको एम्पीयर मीटर चाहिए। आपको यहाँ 3 मीटरों की आवश्यकता होगी, 3 इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, जो एक तो पावर नापेगा, एक वोल्टेज नापेगा और एक धारा नापेगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को डिवाइड कर देंगे पावर से, तो आपको क्या निकल जाएगा? पावर फैक्टर निकल जाएगा। अब सोचिए जरा, क्या इन मीटरों में त्रुटियां नहीं होती हैं? क्या इन मीटरों में त्रुटियां होती हैं? त्रुटियां। अब वोल्ट मीटर में त्रुटियां होंगी, एम्पीयर मीटर में त्रुटि होगी और वाट मीटर में सारी त्रुटियां मिलकर एक बड़ी मिलकर एक बहुत बड़ा दोष मिल जाएगा आपको, बहुत बड़ा एक प्रभावित क्षेत्र से, और एक ज़्यादा दोष हो जाएगा। तो आप यथार्थ शक्ति का या यथार्थ पावर फैक्टर का मापन नहीं कर सकते। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को यह चाहिए कि एक मीटर हो जो एक ही हो और जो पावर फैक्टर की गणना करे, जिसमें त्रुटियां 2-3% हो चल जाएगी, लेकिन इतनी नहीं 5 इसमें और 5 इसमें हो तो पूरी त्रुटियां मिल जाए आप लोगों को। इसलिए सीधे ही आपको पावर फैक्टर नापे वो मीटर चाहिए, उसको कहते हैं पावर फैक्टर मीटर। इनकी आवश्यकता नहीं हो, उसमें किसकी गणना होगी? उसमें पावर की भी गणना होगी उस यंत्र में, उस मीटर में वोल्टेज की भी गणना होगी, इससे धारा की भी गणना होगी, उनके बीच का एंगल होगा उसकी भी गणना होगी, सबकी गणना होगी वहाँ पे। समझ गए? तो सबकी गणना होगी तो क्या होगा? यहाँ पे सीधे ही पावर फैक्टर मीटर का प्रयोग कर लेंगे। इसलिए इन मीटरों की त्रुटियों को देखते हुए, इन मीटरों की त्रुटियों को कम करने के लिए और पावर फैक्टर का मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये तो आप लोग पढ़ चुके और नहीं देखा, आप कहोगे सर ये फॉर्मूले, ये 3 फेज के पावर और ये सिंगल फेज के पावर ये कहाँ से पढ़ें? देखो, पावर फैक्टर की बात करें तो इस प्लेलिस्ट के चैनल में, इस प्लेलिस्ट में जाना और एक एसी फंडामेंटल का चैप्टर है, एसी फंडामेंटल के नाम से चैप्टर है, वहाँ पे जाके आप अध्ययन करोगे तो पूरा सिस्टम पावर फैक्टर का मिल जाएगा। अब कहोगे सर 3 फेज की और सिंगल फेज की पावर कैसे ज्ञात करेंगे? तो पावर फैक्टर, तो आप इस एसी फंडामेंटल के चैप्टर के जस्ट आगे ही अगला चैप्टर मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा? पॉलीफेज का, बहुफेज प्रणाली मिलेगी, पॉलीफेज सिस्टम मिलेगा, उसमें पूरा सिस्टम मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बारीकी से आप देखोगे तो आपको बिल्कुल ही ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। चलो अब दिखाता हूँ पावर फैक्टर मीटर में। अब देखो क्या देखेंगे? टाइप्स देखेंगे, इनके टाइप देखने वाले हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर मीटर, या इसको कोस फाई मीटर बोल सकते हैं, कोस फाई मीटर भी बोल सकते हैं, ये देखने वाले हैं। अब कितने प्रकार के होंगे? मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के होंगे तो कौन कौन से होंगे? तो आपको दिखा दूं मैं कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोडायनामिक होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक, या इसको डायनेमो टाइप भी बोल सकते हैं, डायनेमो टाइप पावर फैक्टर मीटर भी बोल सकते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा होता है आयरन टाइप, मूविंग आयरन टाइप। क्या होता है? मूविंग ये होता है दूसरा मूविंग आयरन टाइप होता है। दोनों की बात करने वाले हैं यहाँ पे, दोनों का बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। अधिकतर कौन सा प्रयोग होता है? अधिकतर इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप होता है। आपके सामने क्वेश्चन अधिकतर किसका आने वाला है? इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप का आने वाला है। इसमें क्या पूछा जाएगा? सारी बातें बारीकी से पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप के बारे, डायनेमो टाइप की शक्ति गुणक मापी के बारे प्रकार में सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक या डायनेमो टाइप के बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें क्या से प्रश्न पूछा जाएगा और क्या इसमें होता है उसकी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, आपको चौंकने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप तो ये देखो कि अपना जो एक कोई क्वेश्चन पेपर देख उठा के देखेंगे उसमें कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को समझो आप लोग। ऐसा नहीं कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, उसको रट लिया, उसको याद कर लिया। मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करेंगे आप लोग? मान लीजिए वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए तो क्या करोगे आप लोग? इसलिए उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन के एक पूरे कॉन्सेप्ट को समझो कि इस क्वेश्चन में और क्या छुपा हुआ है। तो उस क्वेश्चन के टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? कॉन्सेप्टुअल थ्योरी में जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्टुअल थ्योरी का मतलब बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा आप लोगों को। और यदि आप बारीकी से अध्ययन कर लेते हो और बारीकी से उसके नोट्स बना लेते हो तो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसका आप जवाब नहीं दे पाते हो।
इसलिए मैंने यहाँ पे पूरे मेरे चैनल पे मैंने कॉन्सेप्टल थ्योरी का अध्ययन करवाया है, नहीं कि कुछ किसी मतलब शॉर्टकट थ्योरी का अध्ययन करवाया है, या मैंने ऐसा नहीं करवाया। तो मैंने कॉन्सेप्टल थ्योरी का मतलब प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, आपके डाउट दूर किए हैं। तो सबसे पहले किसका अध्ययन करने वाले हैं, यहाँ करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप का। किसका करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप का, ये देखेंगे। अब आप लोग इतना जरूर जानते हो कि मैंने सभी इंस्ट्रूमेंट पढ़ा चुका हूं। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, देखो अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको मीटर। समझना इस बात को आप लोग। अब क्या अध्ययन करवा रहा हूं मैं आपको, करवा रहा हूं मीटर। और पहले क्या करवाता है, इससे पहले क्या करवाए थे मैंने करवाए थे, देखो इंस्ट्रूमेंट करवाए थे, यंत्र करवाए थे। तो मैंने आपको बताया कोई भी यदि मीटर देखेंगे, कोई भी मीटर का अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या होगा, यंत्र होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा। ये मीटर है, वो इंस्ट्रूमेंट है, समझ गया। इसका मतलब कोई ना कोई इसके अंदर है इंस्ट्रूमेंट जो इसका आधार बनेगा, जिसके सिद्धांत पर मीटर कार्य करेगा। तो कोई ना तो कोई होगा। और आप लोग इतना जानते हो, आप लोगों ने इलेक्ट्रोडायनामिक यंत्र पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन कर लिया है, मूविंग आयरन का कर लिया है, पीएमएमसी का कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कर लिया अध्ययन आप लोगों ने। तो इसमें कौन सा यंत्र होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप यंत्र होगा। कौन सा होगा इसमें होगा इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप यंत्र का प्रयोग होगा। इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप यंत्र का ऐसे मान लेते हैं कि आप लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप के यंत्र का आपने एम्पीयर रूप के मीटर में प्रयोग किया, एम्पीयर मीटर के रूप में, वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग किया, वाट मीटर के रूप में प्रयोग किया। आज किसके रूप में प्रयोग कर रहे हैं, आज पावर फैक्टर मीटर रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और इतना आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप में यंत्र ये क्या था, एक मूविंग कॉइल थी। ये मूविंग कॉइल प्रकार के मूविंग कॉइल थी, स्थिर कॉइल थी, पतले तार की, मोटे टंग की थी, पीसी थी, सीसी थी, आप लोग जान चुके हो, देख चुके हो। फिर भी आज यहाँ इसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, वर्गीकरण करने वाला हूँ, समझ गए आप। अब देखो ये भी कितने प्रकार का होगा, ये भी सिंगल फेज का होगा और ये भी 3 फेज, 2 प्रकार के ये भी होंगे। मैं यहाँ पे सिंगल फेज की पहले बात करूँ, सिंगल फेज की चर्चा कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखो मैं सिंगल फेज में क्या होगा, देखो पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ। यहाँ 2 कॉइलें होंगी, देखो आपको पता है इसमें क्या होगी, इसमें सीसी होगी और पीसी होगी। सीसी आपको पता है कि 2 प्रकार की, जो स्थिर कॉइल होगी, ये क्या होगी, स्थिर होगी, और ये चल होगी। मैं यहाँ थोड़ा बना देता हूँ, आप लोग धीरे धीरे सबको समझ जाओगे। यहाँ मैं 2, यहाँ कितने होंगे, ये 2 रहेंगे और ये 2 रहेंगे। मैं यहाँ 2 बना देता हूँ, देखो आप लोग समझना। एक सीसी तो मैंने ये दिखा दिया आपको, एक पीसी दिखाई और एक पीसी ये दिखाई। चलो 2 पीसी दिखा देता हूँ आपको। 2 पीसी में 2 प्रेशर कॉइल होगी, ये होगी 2 प्रेशर कॉइल। ये मैंने वाइंडिंग दिखा दी इसके ऊपर। कैसी होगी, ये पतले तार की अधिक टनों की होगी। 2 प्रेशर कॉइल होगी। कितने 90 डिग्री के अंतर पर स्थापित होंगे। ये मैं सारी बात आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लिखवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। 90 डिग्री के अंतर पर स्थापित होंगे। फिर आपके सामने 2 करंट कॉइल मिलेंगे, जो स्थिर कॉइल होंगी, ये मूविंग कॉइल होती है। और यहाँ मैं माना कि मोटे तार की कम टन की 2 कॉइल लगा देता हूँ। ये मोटे तार की कम टन की कॉइल लगा दी, 3 टनों की लगा देता हूँ, ये लगा दी। अब यही होता है, एक पॉइंटर होता है, चलो मैं यहाँ मिटा देता हूँ उसको और एक पॉइंटर दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या होगा, एक पॉइंटर होगा और पूर्वांकित पैमाना होगा। पैमाना कैसा होगा वो आपको दिखाऊंगा। चलो मैं यहाँ पॉइंटर लगा देता हूँ इसके बीच में से और ये आपका पैमाना दिखा देता हूँ। पैमाना कितने डिग्री में विभाजित होगा वो भी बताऊंगा और कैसा होगा ये भी बताऊंगा आप लोगों को। ये क्या आपका पॉइंटर है। अब दोस्तों एक चीज याद रखना, पॉइंटर आपको दिख रहा है। सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रोडायनामिक पावर फैक्टर मीटर किस प्रकार का यंत्र है। सबसे पहले प्रश्न अपना उठने वाला है कि इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप यंत्र किस प्रकार का यंत्र है। इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। आप लोग समझ गए क्या है इसमें सूचक दिखाई दे रहा है आपको, पॉइंटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेटिंग होगा। इसको कहते हैं सूचक मापी यंत्र। तो ये किस प्रकार का यंत्र है, लिख लो, ये एक प्रकार का एक सूचक मापी यंत्र है। अब सूचक मापी यंत्र होगा तो आप लोगों को पता है इसमें कंट्रोलिंग टार्क होगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा और डैम्पिंग टार्क भी होगा इसके अंदर। समझ गए आप, क्योंकि सूचक मापी यंत्र में 3 टार्क काम करते हैं। मैं हर बार आपको बताता हूँ और ऐसा मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ता हूँ तो आपको समझ में आया हो। बार बार मैं यदि पढ़ा भी चुका तो फिर भी रिवीजन करवा देता हूँ, समझ गए। तो सबसे पहले ये देखेंगे, ये आपका हो गया। अब संयोजन करके देखें, संयोजन में आपको दिखा दूं ये सीसी कहाँ लगती हैं। आप लोग इतना जानते हो कि करंट कॉइल हमेशा लोड के श्रेणी क्रम में लगते हैं, क्योंकि डायनामिक टाइप यंत्र पढ़ चुके हो आप लोग, और पढ़ चुके तो आपको ध्यान है। चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये आपका फेस रहेगा और ये आपका न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। अब फेस में यहाँ चले जाएंगे, ये देखो ये फेस आ गया, और ये लगाएंगे श्रेणी क्रम में। दोनों कॉइलें श्रेणी क्रम में होंगी। चलो ये दोनों कॉइलें मैं यहाँ श्रेणी क्रम में लगा देता हूँ और ये चला गया आपका लोड। चलो ये हो गया आपका, समझ में आ गई होगा आपको कि करंट कॉइल कहाँ लगने वाले हैं, लोड के श्रेणी क्रम में लगने वाले हैं। ये प्रेशर कॉइल आप लोग जानते हो, ये कहाँ लगेगी, ये सप्लाई के समानांतर क्रम में लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पावर फैक्टर नाप रहे हैं तो कुछ फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे,
अब आपको दिखाता हूं, यहां इसके श्रेणी क्रम में एक इंडक्टिव कॉइल लगाएंगे, एक उच्च मान का हाई प्रेरकत्व लगाएंगे, समझ गए। और इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। दो याद रखना, PC1 इसको कहेंगे PC1, PC1 का मतलब प्रेशर कॉइल नंबर 1, और इसको कहेंगे PC2। इसको ए कॉइल बोल सकते हैं, इसको बी भी लिख दो अपनी भाषा में। चलो लिख दिया ए और बी। कोई समस्या तो बताना मेरे को। अब ये कहाँ लगेंगी, दोनों के दोनों पैरेलल में लगने वाली है। मतलब कि इसको भी क्या लगाएंगे, एक कॉइल ये है, इसको भी लगाएंगे सप्लाई के समानांतर में, उसको भी लगाएंगे सप्लाई के समानांतर में। इसका मतलब क्या कहेंगे, इसको भी फेस न्यूट्रल दोनों चाहिए सिंगल फेस में। और 2 फेस की बात करें, 3 फेस की बात करें तो दोनों फेस चाहिए। इसको भी क्या चाहिए, फेस न्यूट्रल चाहिए। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ से इसका संयोजन कर दूँ मैं, समझ रहे मेरी बात को। देखो फेस तो जा रहा है, यहाँ से फेस उठाया और ये ले दिया यहाँ पे, यहाँ से इसको फेस दे दिया, ठीक है। और ये आपका जाएगा अब नीचे से न्यूट्रल। कनेक्शन देखना आप कैसे हैं, क्योंकि आपके सामने ये संयोजन भी आने वाले हैं। ऐसा कोई निम्नलिखित परिपथ में से निम्नलिखित परिपथ या मीटर पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या मिस्टेक है, आपको देखना पड़ेगा कि सर्किट कहाँ से गलत है। मैं आपको सर्किट सिखा रहा हूँ। अब देखो इसको क्या दिया, प्रेशर कॉइल, ये पी को, अब इसको न्यूट्रल दे देते हैं, ये दे दिया न्यूट्रल, बोलो गई। अब इसको भी फेज चाहिए आप लोगों को, किसको चाहिए, इस कॉइल को भी। चलो यहाँ से इसको फेज से संयोजित कर देते हैं। क्या करेंगे, फेज से संयोजित कर देते हैं। इसको फेज मिल गया, और अब इसको भी क्या देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। चलो ये दे दिया आपका न्यूट्रल, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आप कहोगे सर ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हो आप लोग। यहाँ दोनों को साथ जोड़ दो और एक न्यूट्रल दे दो, एक जॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। चलो ये दे दिया, आपकी मर्जी, आपको न्यूट्रल चाहिए दोनों को, कैसे भी दे सकते हो। ये आपका रहेगा L और ये रहेगा R, बोलो है। चलो अब पूछे जाए ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लिख लो। ये सिद्धांत की बात करें, देखो सर्किट मैंने पूरा कर दिया है। ये डायल बचा है, इसका पैमाना स्केल बचा है, पॉइंटर बचा है, और इसका सिस्टम बचा है, वो आपको दिखा दूंगा। ये आपकी CC1 और ये CC2, ये PC1 और ये PC2। PC1 प्रेशर कॉइल, कोई भी समस्या नहीं यहाँ पे। इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी वो कैसी होगी, IL होगी। आई लोड धारा प्रवाहित होगी। यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लोड लगाएंगे। अब आप ये बता सकते हो क्या कि ये यंत्र सीरीज में है पैरेलल में है। अब पावर फैक्टर मीटर किस में संयोजित किया जाता है, गौर से देखो। यहाँ पैरेलल सिस्टम भी है, क्योंकि प्रेशर कॉइल पैरेलल में है, और करंट कॉइल कहाँ पे है, सीरीज में है। तो कह सकते हैं यही मीटर डायनेमो टाइप पावर फैक्टर मीटर सीरीज एंड पैरेलल दोनों में संयोजित किया जाता है। ये भी आप लिख लो, बहुत से बार क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जो मैं आपको हर बार बताते रहता हूँ। तो ये क्या रहेगी, ये प्रेशर कॉइल, सॉरी ये अपना पावर फैक्टर मीटर कौन सा, इलेक्ट्रोडायनामिक पावर फैक्टर सीरीज एंड पैरेलल दोनों में संयोजित होता है। ये तो थी इसकी संरचना। अब मैं इसकी कुछ संरचना के स्वरूप लिखा देता हूँ कि यहाँ क्या क्या होगा। देखो सिद्धांत लिख लिया, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनेमो के सिद्धांत पर। डायनेमो टाइप यंत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक होगी संरचना, लिख लो, कंस्ट्रक्शन लिख लो इसमें। अब कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखाने वाला हूँ, तो धीरे धीरे सारी बातें लिख लेना, और समस्या हो या आपको समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट्स में जरूर लिखना। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और आप लोग यदि आपको ये लग रहा है कि कुछ स्टडी अच्छी चल रही है, कुछ अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, या फिर यहाँ से अपनी स्टडी करके अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ सीखने को मिले, चैनल को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करो और अपने दोस्तों को जोड़ो यहाँ पे आगे, तब आपको लगेगा हाँ कुछ और को अपने दोस्तों को फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलो मैं इसकी संरचना लिखा देता हूँ आपको। संरचना में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ कितनी कॉइलें हैं ये लिखेंगे। इसमें एक लिख लो, एक करंट कॉइल होती है, लिख लो एक। आपको कि सर एक क्यों, दो होती है, मैं लिखूंगा एक धारा, इसको हिंदी में लिखो, धारा कुंडली होती है, धारा कुंडलन होती है। एक लिख ली, लिख लो जो दो भागों में विभाजित होती है, जो दो भागों में विभाजित होती है। चलो यहां दो भागों के, एक ये एक ये हो गया। लिख लो सीसी, जिसको शॉर्ट लिखूंगा सीसी। सीसी लोड के श्रेणी क्रम में होती है, लोड के सीरीज में जुड़ी होती है, सीरीज में संयोजित होती है। चलो ये भी लिख लिया, सीसी लोड की सीरीज में होती है। यहां तक अब देखो दोनों सीसी, अब पूछो दोनों सीसी श्रेणी में होगी, ये कैसी होती है, देखो ये मैं लिखा चुका ऑलरेडी, मोटे तार की होती है, मोटे तार कम टर्न की होती है। कम टर्न की क्यों पूछा जाए कि मोटे तार कम टर्न की क्यों, क्योंकि इसमें पूरी लोड धारा प्रवाहित करवानी है। क्यों लोड धारा कहाँ जाए, देखो यहाँ लोड,
यहाँ लोड घूम के इसमें आएगा, ये लोड घूम के और यहाँ घूमता वापस, तो लोड सारा इसी में से प्रवाहित करवाना है, समझ गए। तो ये मोटे तार की कंडक्टर की मोटे तार की इसलिए करते हैं कि पूरा लोड करंट एक करंट कॉइल ही सहन करती है, समझ गए। ये कैसी होती है, स्थिर कॉइल होती है, स्थिर कॉइल होती है, सीसी स्थिर होती है। पूछा जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक पावर फैक्टर में कौन सी कॉइल मूव करती है, करंट कॉइल करती है, प्रेशर कॉइल करती है। तो हमेशा यहाँ लो करंट कॉइल कभी मूव नहीं करती है, चाहे किसी प्रकार का यंत्र हो। मूव कौन करेगी, घूमेगी कौन, प्रेशर कॉइल ही घूमेगी, चाहे वो वाट मीटर हो चाहे एम्पीयर मीटर हो। घूमने की बात करेंगे तो प्रेशर कॉइल ही घूमेगी, करंट कॉइल नहीं घूमने वाली है, समझ गए। अब ये हो गया आपके सामने। अब देखो यहाँ से ये कॉइल जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी किसके आधार पर करेगी, लोड करंट के आधार पर। लिख लो सीसी, चुंबकीय फ्लक्स सीसी में उत्पन्न, ऐसे लिखो, सीसी में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स लोड करंट या लाइन करंट, ऐसे लाइन करंट के, लाइन धारा के समानुपाती होता है। हो गया, क्योंकि लाइन धारा यही है IL, IL के समानुपाती। ये तो आप सीसी का मान लो। अब पीसी लिख लो बारे में। पीसी के बारे में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिख लो नंबर 2 में एक पीसी दो पीसी होती हैं, एक पीसी होते हैं, एक पीसी मतलब प्रेशर कॉइल। लिख लो प्रेशर कॉइल, जिसको हिंदी में कहते हैं दाब कुंडली, दाब कुंडली होती है, समझ गए आपको, जो 2 भागों में होती है, 2 भागों में विभाजित होती है। क्या होगी, 2 भागों में विभाजित होगी। चलो यहां तक। अब यह लिख लो 2 भागों में क्या लिखेंगे, PC1 और एंड PC2। चलो मैं यहां लिख देता हूँ, PC1 का आगे क्वेश्चन में A कर लो एंड PC2 का आगे क्वेश्चन में B कर लो, कि B कॉइल लगा रखे आप लोगों ने। जैसे भी आपकी इच्छा हो कोई भी नाम दे दो, ये नहीं है कि मैंने A बताया B बताओ, आपकी इच्छा हो, समझ में आना चाहिए आप लोगों को कैसे भी हो। अब देखो PC1 है, मैं PC1 है, देखो प्रेशर कॉइल 1 है, ये कहाँ से संयोजित है, पैरेलल में है, गौर से सुनिए। किसके, इसके श्रेणी क्रम में क्या है, रेजिस्टेंस है, समझ गए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको वो कि दोनों भाग, एक तो ये लिख लो दोनों भाग समान होते हैं। चलो यहाँ लिखो जो 2 भाग ने, दोनों भाग समान होते हैं। कभी ये नहीं हो कि इसका टर्न ज्यादा और इसका टर्न, दोनों भाग बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, दोनों भाग समान होते हैं। यहाँ पूरी बातें लिखाऊंगा आप लोगों को मैं, शॉर्टकट नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं, टाइम लग सकता है, 1-2 मिनट फालतू लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए। अब दोनों भाग समान होते हैं, लिख लो PC1 अर्थात A लिख लो, A के श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रतिरोध संयोजित होता है। बोलो है कि नहीं है, आपके सामने है, ठीक है। अब उसके बाद PC2 की बात करेंगे। PC2 को मतलब दूसरी प्रेशर कॉइल की बात करने वाले हैं, दूसरी प्रेशर कॉइल PC2 की बात कर लेता हूं। PC2 या B कॉइल लिख देता हूं, के श्रेणी क्रम में क्या होगा, उच्च प्रेरकत्व है। हिंदी में हाई रेजिस्ट, अंग्रेजी में हाई इंडक्टेंस कहते हैं, और हिंदी में उच्च प्रेरकत्व लगा होता है, संयोजित होता है। ये क्यों होता है ये भी बताऊंगा आप लोगों को, ऐसा पॉइंट नहीं है जो नहीं होता, संयोजित होता है। देखो ये हाई इंडक्टेंस होता है और ये रेजिस्टेंस होता है, दोनों श्रेणी क्रम लगे। अब लिख लो दोनों पीसी, ठीक है ना, दोनों पीसी PC1 एंड PC2। प्रेशर कॉइल 1 और प्रेशर कॉइल 2 कहाँ होंगी, ये लिख लो सप्लाई के पैरेलल में होते हैं, सप्लाई के समानांतर में संयोजित होते हैं। ये इसकी वर्क, ये इसकी लिखो बनावट संयोजित होती है, बनावट लिख रहे आप लोग, संरचना लिख रहे हो आप लोग इसकी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना, शायद ऐसी कोई दिक्कत होगी आपको नहीं समझ में आया होगा। यहाँ से यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन आ भी जाता है, नॉर्मल रूप से आपको आता है या हार्ड रूप से आता है, तो भी आपको सब कुछ पता लग जाता है। चलो आगे की बातें करते हैं इसके बारे में। देखो इस पीसी में आगे क्या होगा, अब आप जानते हो दोनों पीसी, एक और लिखो इसमें, यहाँ लिख लो दोनों पीसी का मतलब दोनों प्रेशर कॉइल, दोनों पीसी स्पेंडल पर कहाँ होंगी, यहाँ स्पेंडल होगा, स्पेंडल पर पॉइंटर होगा, दोनों पीसी स्पेंडल पर 90 डिग्री की दूरी पर, 90 डिग्री के अंतर पर स्थापित होते हैं। कहाँ होंगी, स्पेंडल पर होंगी और 90 डिग्री के अंतर पर होंगी, 90 डिग्री है, समझ गए आपको। ये बहुत काफी बार पूछा जाता है। अब देखो आप लोग जानते हो दोनों प्रेशर कॉइल कहाँ पे संयोजित हैं, वोल्टेज
के आर पार, क्योंकि इसमें इसको न्यूट्रल भी मिला है और इसको धारा भी मिली है, फेज भी मिला है, तो कह सकते हैं कि इसको वोल्टेज कॉइल भी कह सकते हैं। इसको लिख लो, पीसी को वोल्टेज कॉइल भी कह सकते हैं, वोल्टेज कॉइल भी कह सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि वोल्टेज तो मिल रहा है इसको पूरा। अब बताओ सीसी घूमेगी कि पीसी घूमेगी? पीसी, तो लिख लो पीसी मूविंग कॉइल होती है। पीसी मूविंग का मतलब घूमने वाली कॉइल होती है, मूविंग कॉइल होती है। ये तो था आपका पूरा का पूरा इसका कंस्ट्रक्शन। अब आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूं, वर्किंग में कैसे काम करेगा मीटर वो देखेंगे। 3 फेज में आपको जोर नहीं आएगा, बस आप तो सिंगल फेज समझ लो। 3 फेज के जैसे मान लो कि 3 कॉइलें रखे जाएंगे और उनके बारे में बता दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। अब आप लोग इतना जानते हो कि हाँ इसको सप्लाई से संयोजित करेंगे। चलो यहाँ मैं मिटा दूंगा, बाद में मिटा दूंगा, लिख लो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी वर्किंग दिखाऊं आप लोगों को। वर्किंग आप लोग इसको सप्लाई से संयोजित करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जब यंत्र को सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो लिख लेना, जब यंत्र को सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो धारा कहाँ जाएगी? धारा यहाँ जाएगी, देखो धारा यहाँ जाएगी, धारा यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ से फिर यहाँ जाएगी, ये आ गई, ये आ गई और बाहर निकल गई। बोलो धारा कहाँ गई? लोड को मिल गई है। मतलब कि अब क्योंकि श्रेणी क्रम में, अब कहोगे सर सर्किट ये भी तो पूरा हुआ है। चलो ये सर्किट है, ये मतलब कि इसका प्रतिरोध अधिक है और प्रतिरोध अधिक है तो क्योंकि यहाँ देखो ये पतले तार के और अधिक टनों के, वैसे इसका प्रतिरोध वैसे दिखेगा। यहाँ इसके श्रेणी में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर प्रतिरोध बढ़ गया। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ इसमें धारा बहुत कम प्रभावित होगी क्योंकि वोल्टेज के अकॉर्डिंग होगी। इसमें वोल्टेज लग गया, धारा नहीं लगी। यहाँ पूरा सिस्टम धारा लग गई। तो अब आप समझते हो जब इसको सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो सीसी में लोड धारा प्रभावित होती है। कहाँ ये लोड धारा? IL कहाँ? ये IL आई है, ये IL है, ये IL है। लोड धारा किस में से प्रभावित होगी? सीसी में। लिख लो सीसी में से, सीसी का मतलब आप लिख लो करंट कॉइल, जिसको हिंदी में धारा कुंडली कहते हैं। सीसी में से लोड धारा प्रभावित होती है, लोड धारा प्रवाहित होती है। बोलो हुई कि नहीं हुई? तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? लिख लो इसके द्वारा, सीसी के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान लो या फ्लक्स मान लो, एक ही बात है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? चुंबकीय क्षेत्र लोड धारा के समानुपाती होगा। लिख लो लोड धारा या लाइन धारा, एक ही बात है, लाइन धारा के समानुपाती होता है। काफी बार पूछ जाएंगे सीसी में से प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है? सीसी में से प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है? लोड धारा के समानुपाती होती है। लाइन धारा किस में से प्रवाहित होती है? सीसी में से प्रवाहित होती है, करंट कॉइल में से प्रवाहित होती है। और प्रेशर कॉइल की बात की जाए, प्रेशर कॉइल में प्रवाहित धारा वोल्टेज के इन फेज होती है। समझ गए? प्रेशर कॉइल में से प्रवाहित धारा, इसमें प्रवाहित जो धारा होगी वो कहाँ होगी? देखो यहाँ वोल्टेज मिला इसको, इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी वो लोड के वोल्टेज के इन फेज होती है और ये लैगिंग होती है। ये तो अलग है, ये लैगिंग होती है ये क्योंकि इंडक्टिव लोड है और यहाँ 2 प्रवाहित होंगे। तो यहाँ PC1 की बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों PC हैं। तो PC1 की बात करो, यहाँ पे लिख लो PC1, लिख लो PC1 में से, या PC1 के कोष्टक में लगा लो A में से प्रवाहित धारा, डायग्राम बनाऊंगा आपको, वोल्टेज के इन फेज होती है। अब इन फेज क्यों? दोनों के बीच कोई एंगल नहीं, क्योंकि इन फेज क्योंकि यहाँ रजिस्टेंस, क्योंकि लिख लो, क्योंकि एक और लगा लो। चलो एक बात और लिख लो, क्योंकि PC1 के श्रेणी क्रम में, PC1 के श्रेणी में प्रतिरोध संयोजित है, प्रतिरोध संयोजित है। एक चीज ये लिख ली। चलो इसका तो मामला होगा पूरा PC1 का, तो कि इसमें धारा वोल्टेज में V के इन फेज होगी, इसमें धारा वोल्टेज के आउट ऑफ फेज होगी। कैसे होगी? लैगिंग होगी। क्यों लैगिंग? तो होगी लैगिंग, तो यदि ये नहीं लगाते तो भी लैगिंग होती, क्योंकि इंडक्टिव लोड है। और आपको पता है इंडक्टिव लोड में धारा वोल्टेज के पीछे होती है। पढ़ चुके हो? नहीं देखा तो मेरा पॉलीफिजिक्स का चैप्टर जाके देखना, ये इसमें एसी फंडामेंटल का चैप्टर जाके देखना, आपको लग जाएगा कि आप ये क्यों होती है। तो इसमें धारा भी देखो, इसमें भी धारा क्या थी? इन आउट ऑफ फेज तो थी, लैगिंग थी, लेकिन रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगी? इन फेज आ गई। इसमें धारा लैगिंग तो है, इसमें धारा लैगिंग तो है, लेकिन इंडक्टिव और लगा दिया, उच्च प्रगति लगा दिया कि लैगिंग 90 डिग्री हो जाए। समझ गए? तो यहाँ लिख सकते हैं PC2 में प्रवाहित धारा। यहाँ क्या लिख सकते हैं? बता देता हूँ इसको मैं। वर्किंग बताऊंगा पूरी आपको, ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि आपको समझ नहीं आए हो। देख लो PC2 में प्रवाहित धारा,
PC2 में प्रवाही धारा IPC2 मान लेते हैं, ठीक है ना। IPC2 वोल्टेज के 90 डिग्री लैग होती है, क्योंकि PC2 का मतलब प्रेशर कॉइल 2 के श्रेणी में उच्च प्रेरकत्व संयोजित है, उच्च प्रेरकत्व संयोजित है। बोलो है कि नहीं है। अब क्या होगा, देखो ये तो रहा आपका वोल्टेज, ये वोल्टेज रहा, ये चलेगी 90 डिग्री धारा PC2 की, 90 डिग्री धारा किसकी की, PC2 की। ये PC2 की धारा हुई और ये धारा हुई PC1 की, ये PC1 की तो इन फेज आ गई, ये PC1 की हुई, PC1 की। दोनों धारा में क्या होगा, 90 डिग्री का अंतर हो गया। चलो अब PC1 और PC2 के श्रेणी में RL का मान देखो, ये रखेंगे कि ये कितने कितने मान का रखेंगे, समझ गए। ये कितने कितने मान का रखेंगे, लिख लो। PC1 एंड PC2 में R व L का मान इस प्रकार निर्धारित किया जाता है, कि समान आवृत्ति पर समान धारा प्रवाहित हो, समान धारा इसमें धारा लेगिंग के कारण ज्यादा मतलब कि अधिक होगी, इसमें कम होगी, तो इस प्रकार से इसका मान ज्यादा कर देंगे, इसका कम कर, दोनों को इस प्रकार से समझ कहता है कि दोनों में समान धारा प्रवाहित हो। ऐसा नहीं कि दोनों में अलग अलग धारा प्रवाहित होगी, समझ गए आपका बात को। अब आप सपोज करना यहां से लोड का यदि पावर फैक्टर यूनिटी है, अब आप ये बताओ पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि सर पावर फैक्टर यूनिटी कब होगा। आप लोगों ने यदि पीछे के नोट्स बनाए होंगे और देखा होगा तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ कि लोड का पावर फैक्टर, लोड का कोस फाई क्या है, यूनिटी है। लोड का कोस फाई यूनिटी कब होता है, किस लोड पे होता है, किस लोड पे लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, वो लोड का नाम लिखना आपको, कमेंट्स में जरूर बताना। आगे मैं प्रोसेस आगे लिखा देता हूँ, नहीं बताएंगे तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप इतना तो जरूर बता सकते हो किस लोड पे पावर फैक्टर यूनिटी होता है, समझ गए। लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो IL का मान, IL का मानी IL V के इन फेज होती है। एक तो ये लिख लेना, ये धारा V के कौन सी, IL, ये V है और ये IPC थी और ये क्या होगी, IL आ गई, दोनों इन फेज होंगी, याद रखना बात। लोड का पावर फैक्टर यदि यूनिटी है तो लाइन धारा का मान वोल्टेज के इन फेज होगा, समझ गए। अतः V एंड IL इन फेज होंगे, क्या लिख सकते हैं, V एंड IL क्या होंगे, इन फेज होंगे। और PC2 में, अब देखो PC2 में प्रवाहित, PC1 में इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में इस कंडीशन में क्या होगा, PC1 में प्रवाहित धारा आएगी। PC1 में तो ऑलरेडी ये है, देखो PC1 में तो ऑलरेडी क्या है, दोनों इन फेज हैं। PC1 में प्रवाहित धारा लोड के इन फेज मतलब ये अपने वोल्टेज की इन फेज थी और ये भी आ गई, तो दोनों इन फेज हुई। तो लिख लो इस स्थिति में PC1 में प्रवाहित धारा, PC1 में धारा तथा IL दोनों इन फेज होती हैं, दोनों इन फेज होती हैं। बोलो इन फेज हैं कि नहीं है। ये भी वोल्टेज की इन फेज थी ऑलरेडी और ये भी इन फेज होगी, कब लोड यूनिटी हुआ तब, ये दोनों तो इन फेज होगी, अब ये आउट ऑफ फेज है, समझ गए। और PC2 में धारा क्या है, लिख लो, ये तो दोनों इन फेज। PC2 में धारा 90 डिग्री लेग है, V से 90 डिग्री लेग है कि नहीं है, ये 90 डिग्री लेग चल रही है इस स्थिति में, इस कंडीशन में चल रही है यूनिटी पावर फैक्टर में। तो अब बताओ PC ये तो होगी तो 90 डिग्री, ये तो स्थिर कॉइल थी, ये तो स्थिर कॉइल में है, तो ये इस पे टार्क लगेगा, PC1 पे टार्क लगेगा। इसे लिखो इस स्थिति में PC1 द्वारा उच्चतम टार्क उत्पन्न होता है। इस स्थिति में PC1 द्वारा, इसके द्वारा, ये जो PC1 नहीं, ये लिख लो, इस स्थिति में PC1 द्वारा उच्चतम टार्क उत्पन्न होगा। और दोनों एक दूसरे की, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे आगे और ये 90 डिग्री पे स्थिर हो जाएगी और यहाँ एक पे आ जाएगी सुइए। ये क्या है, यूनिटी है। ये इधर क्या मिलेगा, लैग मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, लीड मिलेगा आप लोगों को। तो अब बताओ
लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो ये मीटर क्या दिखाता है, यूनिटी पावर फैक्टर दिखाता है, एक दिखाता है, यहाँ पे एक होगा। समझ गया आप बात को। तो इस स्थिति में PC1 द्वारा उच्चतम टार्क उत्पन्न होगा। और लिख लो ये कॉइल इस कॉइल से, ये कॉइल लिख लो, इस स्थिति में लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होगा और प्रेशर कॉइल करंट कॉइल से अपने आप ही समकोण पर स्थापित कर लेगी। ये कॉइल अपने आप को समकोण पर स्थापित, सीधी खड़ी हो जाएगी ये कॉइल PC1, और सीधी खड़ी थी यूनिटी पावर फैक्टर आ जाएगा और आपका cos फाई मीटर पावर फैक्टर मीटर यूनिटी पावर फैक्टर दर्शाएगा। अब देखो दूसरी कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन कब आएगी, जब लोड का पावर फैक्टर लैगिंग होगा। अब आपको यह बताना है पावर फैक्टर लैगिंग कब होगा। एक कमेंट्स और करना आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पीछे के सब वीडियो देख चुके हो, नहीं देखा तो आपको ध्यान होगा, लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे कि अब लैगिंग पावर फैक्टर किस लोड पे होता है। समझ गए, यूनिटी पावर फैक्टर किस लोड पे हुआ, लैगिंग पावर फैक्टर किस लोड पे होता है और लीडिंग पावर फैक्टर किस लोड पे होता है। तीनों ही साथ बता देना कमेंट्स में कि सर लैगिंग पावर फैक्टर इस लोड पे होता है, कौन से लोड पे होता है, और लीडिंग पावर फैक्टर किस लोड पे होता है और यूनिटी पावर फैक्टर किस लोड पे होता है। क्योंकि तीनों के तीनों पावर फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में काफी बार पूछा जा सकता है एक इंडक्टिव मोटर में या एक पानी की मोटर में पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग लीडिंग कैसा होता है, कैपेसिटर का पावर फैक्टर कैसा होता है। सब बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो ये तीनों बता दोगे तो समझेंगे हाँ आपने कुछ सीखा है। चलो यहाँ अब बात करता हूँ, पावर फैक्टर लैगिंग होता है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो इसमें धारा देखो IL का मान, जब पावर फैक्टर लैगिंग होता है तो IL का मान, ये IL है, ये वोल्टेज से लैगिंग चली जाएगी। पहले क्या आई थी, यूनिटी आई थी। देखो पहले क्या थी, ये तो PC1 तो पहले ही है, ये PC1 तो पहले ही है यूनिटी में। अब ये धारा आ जाएगी IL का मान, कहाँ आ गई समझना, IL करंट कॉइल में प्रवाहित धारा वोल्टेज के लैगिंग पश्चगामी कितनी हो जाएगी, वो लोड उसके ऊपर देखा जाएगा कितना इंडक्टिव लोड है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इस स्थिति में देखो PC2 तो पहले लैगिंग चल रही है, ठीक है ना, और ये भी, अब इसमें क्या होगा, ये भी लैगिंग चली जाएगी, ये भी लैगिंग चली जाएगी। देखो दोनों लैगिंग आ गई, आगे दोनों लैगिंग, तो ये क्या होगा, दोनों धारा, ये धारा लैगिंग, देखो IL भी लैगिंग जाएगी और ये PC2 भी लैगिंग, क्योंकि यहाँ से इसमें इंडक्टर लगा रखा है, लेकिन लोड का लैगिंग होते हैं, दोनों धारा इनफेज हो जाएंगी। तो यहाँ PC2 भी आ गई और IL भी आ गई, दोनों धारा लैगिंग आ गई। ये धारा भी लैगिंग के पहले ये दोनों धारा लैगिंग थी, अब ये दोनों धारा लैगिंग आ गई। समझना मेरी बात को, दोनों धाराएं लैगिंग आ गई। तो लिख सकते हैं यदि लोड का पावर फैक्टर लैगिंग होता है तो करंट कॉइल में प्रवाहित धारा वोल्टेज से लैगिंग हो जाती है, और इस स्थिति में PC2 में प्रवाहित धारा ये लैगिंग है और ये IL में प्रवाहित धारा लैगिंग, दोनों एक साथ इनफेज हो जाएंगे, दोनों एक साथ इनफेज हो जाएंगी। अब बताओ PC1 पे कोई बल कार्य करेगा, नहीं करेगा, ये तो वोल्टेज के इनफेज, ये क्यों करेगी, ठीक है ना। यहाँ देखो ये धारा जिसकी इनफेज होती है वही टार्क उत्पन्न करती है। करंट कॉइल में धारा प्रवाहित होती है, उसके इनफेज जो धारा होती है वही टार्क उत्पन्न। अब कहेंगे PC1 में, देखो PC1 में कोई टार्क उत्पन्न नहीं होगा, PC1 में कोई टार्क उत्पन्न नहीं होगा और PC2 में टार्क उत्पन्न होगा। PC2 में टार्क उत्पन्न होगा तो ये कॉइल घूमना किधर घूमेगी, ऐसे घूमेगी। देखो ये जो प्रेशर कॉइल है PC2 लैगिंग की तरफ घूमना शुरू कर देगी, PC2 लैग की तरफ घूमना शुरू करती है, कॉइल इधर घूमेगी ऐसे। अब कितना घूमेगी वो तो इसके ऊपर डिपेंड होता है, लोड कितना है। यहाँ ये लैगिंग है, देखो यहाँ ये धारा यहाँ पे आई है, ये धारा यहाँ पे आई है, कैसे आई है, तो ये इधर घूमना शुरू कर देगी। तो अब कहते हैं कि PC2 लैगिंग घूमना शुरू कर देती है और स्केल पर पावर फैक्टर सीधे ही लैगिंग पावर फैक्टर दर्शा देता है, स्केल पर पॉइंटर सीधे ही लैगिंग पावर फैक्टर दर्शा देता है। एक बात ये आती है। तीसरी कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, जब पावर फैक्टर लीडिंग होता है, पावर फैक्टर लीड होगा, तो लिख लो जब पावर फैक्टर लीड होता है तो IL V से लीड होती है, IL V से लीड होती है। अब ये लीड चली जाएगी, इधर चली जाएगी, IL P से लीड होती है। अब ये देखो लीड तो होगी, लेकिन अब ये पावर फैक्टर उठ के किधर आएगा, एक की तरफ आएगा, एक की तरफ जाएगा। और इसमें क्या होगा, PC1 में तो ऑलरेडी ये धारा चल रही थी और ये धारा भी उठ के कहाँ जाएगी, PC1 की धारा इसके साथ, क्योंकि रजिस्ट्री धारा है ना, PC1 की धारा इसके साथ जाएगी। तो ये क्या होगा, पावर फैक्टर लीड जाएगी। लेकिन PC1 में धारा यदि लोड का पावर फैक्टर लीड होगा तो IL का मान V से लीड होगा और
इस यंत्र का जो पॉइंटर है वो लीडिंग की तरफ मूव करेगा और सीधे ही आपको लीडिंग पावर फैक्टर दर्शाएगा। चलो एक आता है, ये तो थी बात इसकी। अब आप लोग इतना जानते हो, इतना पढ़ चुके हो कि इसमें देखो जो टार्क उत्पन्न हुआ वो करंट वोल्टेज दोनों से उत्पन्न हुआ, करंट वोल्टेज दोनों से उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे करंट वोल्टेज दोनों का पावर लगी है, पावर लगी है, पावर से उत्पन्न हुआ है, पावर फैक्टर आया है। तो इसमें एक चीज स्पष्ट रूप से होगी कि इस यंत्र का पैमाना अरेखीय होता है। लिख लो, इस यंत्र का पैमाना अरेखीय होता है, मतलब विषम होता है या विषम होता है। ये आपको मैं पहले भी लिखा चुका हूं। किस प्रकार का यंत्र है? सूचक मापी यंत्र है। अरेखीय का मतलब यहां से बिल्कुल तंग रहेगा ये ऐसे, और फिर यहाँ समान भागों में स्केल में बराबर जाएगा, फिर लास्ट में वैसे ही कंडीशन आती है। समझ गए? और एक चीज और लिखना, सबसे बड़ी बात देखो, एक चीज अच्छी बात निकल गया यहाँ पे, एक चीज कि यहाँ जो दोनों कॉइल हैं कौन सी, PC1 और PC2, ये अपने आप को इस प्रकार से समायोजित कर लेते हैं टार्क उत्पन्न होता है तो, कि ये यहाँ पे आपको कंट्रोलिंग टार्क की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोनों कॉइलें अपने आप को इस प्रकार एडजस्टमेंट कर लेते हैं टार्क से। किससे? विक्षेपक टार्क से, जिससे कि यहाँ आपको कंट्रोलिंग टार्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं इस यंत्र में, क्या लिखेंगे? इस यंत्र में डायनेमो टाइप यंत्र सभी में ही होता है कंट्रोलिंग टार्क, लेकिन डायनेमो टाइप को यदि पावर फैक्टर के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल नियंत्रक बल की आवश्यकता नहीं होती है, नियंत्रक बल की आवश्यकता नहीं होती है। और बाकी मैं आपको अध्ययन करवा चुका हूँ डायनेमो टाइप यंत्र में जो विशेषताएं, सारी विशेषता लागू होती हैं। यहाँ कुछ अलग थी कि यहाँ पे नियंत्रक बल की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? और क्या लिख सकते हैं? इसका पैमाना देखो, पैमाना कितनी, 240 डिग्री। इसका पैमाना कितने डिग्री में विभाजित हो, ये देखना, इसका पैमाना कितने डिग्री में विभाजित होता है। तो 180 तक ये 30 इधर था, 30 से 240 डिग्री में विभाजित होता है इसका पैमाना। आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इसका पैमाना 240 से 270 डिग्री के बीच विभाजित होता है, लगभग 240 डिग्री आता है। एक ये बात थी। चलो यहाँ तो बात इसकी थी। और आप लोग इतने पढ़ चुके हो, इसमें हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती है, इसमें एडी करंट दोष नहीं होता है, ये तो होते ही नहीं इसके अंदर, पहले ही पढ़ चुके आप लोग। अब दिखाता हूँ आपको 3 फेज डायनेमो टाइप पावर फैक्टोमीटर, फिर आता है आपका आयरन टाइप। बस 3 फेज में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, 2 बातें पूछी जाएंगी आपसे। कितनी कॉइलें होंगी? यहाँ 3 सीसी होंगी। सीसी कितनी? 3 सीसी और 3 पीसी होंगे, ये दिखा जाएगा। कैसे समझ, मैं आपको संयोजन दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको मैं पीसी दिखा देता हूँ, फिर सीसी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये पीसी, एक पीसी ये होंगी, एक पीसी, ये 3 पीसी होगी। किसमें संयोजित है? स्टार में संयोजित है। आपसे पूछा जाएगा काफी बार। और 3 सीसी दिखा देता हूँ, इसका संयोजन दिखा देता हूँ, फिर कुछ नहीं है। ये 1 सीसी ये होगी, और ये भी 180 डिग्री के अंतर पे स्थापित होते हैं। 1 सीसी ये होगी और 1 सीसी ये होगी। 180 डिग्री 120 डिग्री के अंतर पे स्थापित होती हैं। लिखा दूंगा, कोई बात नहीं है। अब आपके सामने ये क्या रहेगा? ये 3 फेस लाइनें रहेंगी, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और एक लाइन आपकी ये है। संयोजन देख लो, इसके संयोजन कहाँ होंगे? ये तीनों फेस के श्रेणी क्रम में होंगे। याद रखना, ये कहाँ होंगी? तीनों फेस के श्रेणी क्रम में। एक फेस यहाँ लगाया, कैंसिल किया, दूसरा फेज गया, बिल्कुल गया। दूसरे फेज की बात करें, चलो इसकी बात कर लेता हूँ। दूसरा फेज में यहाँ लगा देंगे, ये लगाया और ये गया दूसरा फेज। तीसरे फेज की बात करें, चलो यहाँ लगा देता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ। ये हो गए RYB। तीनों प्रेशर, तीनों करंट कॉइल तीनों फेस में लगा दी, RYB। कहने का मतलब आपको ये रहेगा कि तीनों करंट कॉइल तीनों फेस में रहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तीनों प्रेशर, ये क्या है? PC1, PC2 और PC3, 3 कॉइलें हैं। इसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। किसके? प्रत्येक PC के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया। प्रत्येक PC के रूप में एक, और तीनों को तीनों फेस पर लगा देंगे। तीनों को 3 फेस पर लगाएंगे। एक तो यहाँ लगा दिया, एक को यहाँ लगा दिया, और एक को यहाँ लगा दिया। तीनों फेस में ये लगा दिया। यहाँ क्या होगा आपका? यहाँ पॉइंटर होगा, यहाँ होगा पैमाना। ये एक सीसी, CC1, CC2
और CC3। ये तो थी आपकी संरचना, इसमें लिख लो वैसे कुछ नहीं, थोड़ी सी बातें लिख लो, फिर कार्यप्रणाली कुछ नहीं है। देखो 3 फेज डायनेमो टाइप पावर फैक्टर मीटर में 3 CC होते हैं जो प्रत्येक फेज के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, जो प्रत्येक फेज के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। 3 प्रेशर कॉइल होते हैं जो कि आपस में स्टार में संयोजित होते हैं, लेकिन जो कि आपस में स्टार में संयोजित होते हैं। तीनों प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में एक एक रेजिस्टेंस संयोजित होता है। देख लो, प्रत्येक प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में एक एक रेजिस्टेंस संयोजित होता है और तीनों प्रेशर कॉइल एक एक फेज के साथ संयोजित होते हैं, एक एक फेज के साथ संयोजित। इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, हो गया। ये तो थी इसकी बनावट। और क्या लिखेंगे, देखो तीनों करंट कॉइल 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित होते हैं। तीनों प्रेशर कॉइल 120 डिग्री के अंतर पर और तीनों प्रेशर कॉइल ये CC है और ये PC है, 120 डिग्री के अंतर पर होती है। ये काफी बार पूछा जाएगा। 3 फेज पावर फैक्टर मीटर में तीनों कॉइलों के मध्य, तीनों प्रेशर कॉइल के, तीनों मूविंग कॉइल के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है? 120 डिग्री का अंतर होता है। तीनों स्थिर कॉइल के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है? 120 डिग्री का अंतर होता है। सिंगल पेज पावर फैक्टर मीटर में दोनों कॉइल के मध्य, दोनों प्रेशर के कॉइलों के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है? 90 डिग्री के अंतर पर स्थापित होते हैं। यही तो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, बहुत काफी बार पूछे जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब देखो ये कार्य कैसे करेगा। वर्किंग लिख लो इसकी, वर्किंग इसके हार्ड नहीं, उसकी कुछ हार्ड थी, यहाँ हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। देखो आप लोगों को पता है पॉलीफेज का सिस्टम है, 120 डिग्री के अंतर पर है। ये भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी, ये भी करेगी और आपकी ये भी चुंबकीय फ्लक्स। तीनों कैसा करेंगी? घूमने वाला प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेंगी। लिख लो तीनों CC होगी ना, तीनों P फेज होने के कारण घूमने वाला प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करते हैं। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब उस प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स से तीनों प्रेशर कॉइल में टार्क उत्पन्न होता है। बहुत सिंपल इसका, वहां तो कुछ अलग था। घूमने वाले लिख लो, तीनों CC ने क्या घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स स्थापित किया। उस घूमने वाले चुंबकीय फ्लक्स की सहायता के कारण तीनों प्रेशर कॉइल में टार्क उत्पन्न हुआ, हो गया। अब जब लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो दोनों तरफ के दोनों कॉइल और इसका चुंबकीय फ्लक्स, इसका चुंबकीय फ्लक्स लिख लो। जब लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो इनका दोनों का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? समान होगा और आपका पावर फैक्टर यूनिटी दर्शाएगा, आपका पावर फैक्टर यूनिटी दर्शाएगा। जब लोड का पावर फैक्टर लैगिंग या लीडिंग होगा तो ये लैगिंग या लीडिंग को दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ लोड का चुंबकीय फ्लक्स जितना, जैसे माना कि इसका लैगिंग हो गया और इसका ये यूनिटी की तरफ जाएगा तो ये मतलब कि इसका लैगिंग दर्शाएगा। और जब इनका पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है तो ये इधर दर्शाएगा, क्योंकि इसका चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा तो इधर दर्शाएगा। ये मूवमेंट इससे जो बल लगेगा उस बल से मूवमेंट करेगा। ये समझ गया आपका बात को? ये तो थी आपका इसका कि यदि तीनों फेजों पर लोड का पावर फैक्टर भिन्न भिन्न होता है तो प्रेशर कॉइल लोड के अनुसार लैगिंग और लीडिंग घूमने की कोशिश करती है और आपका पावर फैक्टर दर्शाती है। यह आपका 3 फेज हुआ। अब इसमें क्या लिखेंगे? इसका पैमाना भी समरूप नहीं होता है, 240 से 270 डिग्री में विभाजित होता है। एक चीज पूछी जाती है आपसे, बहुत काफी बार मैंने देखी है कि पावर फैक्टर मीटर में यदि कंट्रोलिंग टार्क नहीं होता है तो पॉइंटर कहाँ स्थिर होता है? माना कि मीटर को हटा दिया आप लोगों ने, यंत्र को हटा दिया तो पॉइंटर कहाँ रुकेगा? 1 पे रुकेगा, देखना। इसलिए कहते हैं कि पावर फैक्टर मीटर का पैमाने पर पॉइंटर 1 पर स्थिर होता है। लोड लगाने के बाद किधर जाएगा वो लोड की कंडीशन देखी जाएगी, लेकिन लोड हटाने के बाद कहाँ रुकेगा? 1 क्या, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं, ये भी तीनों बैलेंस पे हैं और वो दोनों बैलेंस पे थे, इसलिए यहाँ इसको 90 डिग्री क्या, फिर ये घूमेगी कैसे भी घूमेगी, बाद की बात है। इसलिए पावर फैक्टर मीटर में पॉइंटर 1 पे स्थिर होता है, ये तो लिख लेना। इस यंत्र में कोई कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न नहीं होता है। ये तो था आप लोगों का पावर फैक्टर मीटर सिंगल फेज और 3 फेज। चलो अब बात करता हूँ मूविंग आयरन वाले की। मूविंग आयरन पावर फैक्टर मीटर, मूविंग आयरन टाइप पावर फैक्टर मीटर की बात करता हूँ। क्या आएगा? मूविंग आयरन, मूविंग आयरन टाइप पावर फैक्टर मीटर, इसकी बात करता हूं। देखो इसमें आप लोग जानते हो किस प्रकार का यंत्र प्रयोग होता है। देखो मूविंग आयरन MI टाइप का होता है, MI टाइप यंत्र होता है। अब कहोगे सर MI तो AC DC दोनों पे काम करता है, तो ये AC पे काम क्यों करता है? समझ रहे बात को? आप पूछोगे सर MI टाइप तो AC DC दोनों पे काम करता है, तो ये AC DC दोनों पर काम नहीं क्यों नहीं करता? अरे भाई आपको ये तो पता है कि DC में पावर फैक्टर नहीं होता, तो वहां इसको लगाने की जरूरत कहाँ पड़ गई?
इसलिए कह सकते हैं कि ये एसी पर ही काम होता है, क्योंकि पावर फैक्टर होता ही एसी में, इसलिए एसी पर प्रयोग किया जाता है। इसमें देखो क्या होता है, तीन तो कॉइल होंगे। चलो मैं यहाँ 3 कॉइल बना देता हूँ। एक कॉइल ये बनाई और एक कॉइल ये बनाई और एक कॉइल ये बनाई। 3 कॉइलें बनाई आप लोगों को। कितनी 120 डिग्री के अंतर पर होंगी। ये 3 कॉइलें बना दी 120 डिग्री के अंतर पर होंगी। यहाँ एक कॉइल अंदर रहेगी और यहाँ पे वेन रहेंगे, 2 लोहे की पत्तियां रहेंगी बस, और कुछ नहीं है इसमें। 120 डिग्री के अंतर पर होंगी, 2 लोहे की पत्तियां रहेंगी, ये 2 लोहे की पत्तियां होगी। और यहाँ पे पैमाना होता है और ये अपने स्पिंडल होता है और कुछ नहीं होता। माना कि 3 फेज की बात करूँ, सिंगल फेज भी ऐसा होता है। मैं चलो यहाँ 3 फेज की दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ देखना यहाँ पे ये 3 फेज होंगे। एक फेज ये गया, एक फेज ये चला गया और एक फेज ये चला गया, तीनों फेज हो गए। यहाँ तीनों फेजों में क्या होगा, यहाँ करंट कॉइल के साथ एक सीटी लगाई जाएगी। यहाँ पे सीटी के साथ संयोजित होंगे। जो धारा सीटी में प्रवाहित होगी कैसी होगी वो सीटी बताएगी। यहाँ पे एक फेज यहाँ लगा देंगे और एक आपकी ये लगा देंगे, ये लगा दी बस, और कुछ नहीं है। बस ये आपका होगा, ये होगी कॉइल, ये CC1, CC2, CC3 वेन, आयरन वेन, और ये पॉइंटर आपका। बस लगभग प्रयोग नहीं होता है। मूविंग आयरन टाइप यंत्र का प्रयोग तो सिर्फ वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर में ही अधिक करते हैं। यदि पावर फैक्टर मीटर देखा जाए, लगभग मैंने शायद ऐसा देखा नहीं है, 1-2 बार मेरा मौका पड़ा था देखने का, तो मुझे लगा कि ये सारे डायनामो टाइप ही हैं। और यदि मैंने किसी वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर को देखा तो ऐसा लगा कि वहाँ पे मूविंग आयरन टाइप ही मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मूविंग जो इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप ही वो लगभग प्रयोग किए जाते हैं अपने पावर फैक्टर मीटर। तो इसमें लिख लो और कुछ नहीं, बस इसमें कि ये लिख लो। इस यदि यहाँ इसमें देखो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेंगे, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेंगे, यहाँ RYB सप्लाई से संयोजित करेंगे। देखो इसके सिद्धांत क्या है, तो तीनों कॉइल, एक कॉइल ये, एक ये, तीनों क्या होंगे, घूमने वाला रोटेटिंग चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। रोटेटिंग फ्लक्स स्थापित होता तीनों का। सिंगल फेस होगा तो बात अलग ही, सिंगल फेस में दिखा देता आपको। अब क्या होगा, चुंबकीय इस कॉइल में क्या होगा, ये पी कॉइल है, इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा जिसके कारण इसमें घुमावल लगेगा, तो इसमें ये जो चुंबकीय है ये यहाँ पे जितना चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा ये तो घुमाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो वेन लगा रखी 2 लोहे की, ये लोहे की हैं दोनों वेन, ये आयरन की वेन है, ये किसके ऊपर इसको टार्क उत्पन्न करेंगी, ये तो घुमाएगी। किधर घुमाएगी, ये उसके ऊपर डिपेंड की, कुछ बाहर निकाल रखी है, इसलिए ये दिखा रखी है कि ये दोनों पत्ती 180 डिग्री के अंतर पर हैं। तो ये कहाँ मूवमेंट करेंगी, जैसा कि ये 90 डिग्री से जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी घूमने की दिशा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घूमने की दिशा ये है या ये है, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो चुंबकीय ये इस पे बल लगेगा, लेकिन ये दोनों के दोनों 180 डिग्री पे आकर रुक जाएंगे, तो पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। लेकिन यदि पावर फैक्टर लैगिंग हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स कैसे घूमेगा, चुंबकीय फ्लक्स ऐसे घूमेगा, तो ये इसको घुमाने की कम कोशिश करेगा, इसको घुमाएगा तो ये पॉइंटर आपका इधर आ जाएगा। इस पे तो बल लगना ही लगना है, ये इस कॉइल पे तो। और यदि लीडिंग होगा तो ये ज़्यादा जोर देगी इसको घुमाने में और ये इधर आ जाएगा। तो ये जो वेन है ये पावर फैक्टर को ही दर्शाते हैं कि पावर फैक्टर कैसा है। ये तो बेचारी क्या कि जो कॉइल बीच में लगा रखी है ये क्या करती है, ये तो सिर्फ एक टार्क उत्पन्न करती है। टार्क किस दिशा में उत्पन्न करवाना है ये दोनों पत्तियां दर्शाएंगे आपको। तो कह सकते हैं इसमें जो यंत्र घूमता है वो लोहे की वेन और कॉइल के घूर्णन, कॉइल के टार्क पर निर्भर करता है। और ये इसकी जो टार्क किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये लोड पे डिपेंड होता है, लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड होता है। तो लिख लो, ये तीनों करंट कॉइल के बीच में एक कॉइल होती है और वहाँ पे स्पेंडल पर 2 लोहे की वेन लगे होते हैं जो कि 180 डिग्री के अंतर पर स्थापित होती हैं। समझ गए, स्पेंडल पर स्थापित होते हैं, बस यही होता है इसके अंदर में। तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, ये मूविंग MI टाइप के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, मूविंग आयरन के सिद्धांत पर। लिखना, मूविंग आयरन के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका पैमाना देखो, सबसे बड़ी बात, इसका पैमाना 360 डिग्री हो सकता है। इसका पैमाना स्केल 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री तक विस्तृत होती है इसकी। और वो 240 से 270 थी, इसका 360 डिग्री तक विस्तृत है। इसका सबसे बड़ा फायदा कि ये पूरे 360, यहाँ से देखो, यहाँ से घूम गया, ऐसे घूम सकता पूरा। ये एक सबसे बड़ी बात, ये 0.5 से
नीचे cos फाई का मापन कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों ये तो थे आपके 2 टाइप के पावर फैक्टर मीटर। आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई हो तो मेरे को बताना, वीडियो कैसा लगा वो बताना, और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार है वो आपको कमेंट से लेके जाना है। और यदि आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लगभग कम से कम 70% लोग ऐसे हैं, आप लोग सोच के चकित होंगे कि 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखा है, आपको पसंद आया है, सीखने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।